हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ आपके पास क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का अंतिम अध्याय। ध्यान रखिएगा, काव्य खंड का अंतिम अध्याय है, बुक का नहीं, क्योंकि इसके बाद से हमारा गद्य खंड शुरू होगा। तो काव्य खंड का जो अंतिम अध्याय है संगतकार, इस कविता को हमारे सामने मंगलेश डबराल जी ने प्रस्तुत किया है। अब मंगलेश जी ने ये जो कविता प्रस्तुत करी है, ये बहुत ही अच्छी कविता है, तो इसको समझें। उससे पहले पाठ से संबंधित कुछ चीजें हैं, उन्हें भी हमें समझना है। जैसे है पाठ की रूपरेखा, यानी कि ये कविता क्यों लिखी गई, क्या कारण है, ये सारी चीजें हम पाठ इसमें समझेंगे। फिर एक कवि परिचय अर्थात मंगलेश डबराल जी के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। फिर जो कविता है संगतकार, उसको हम लाइन वाइज उसके अर्थ को समझेंगे और भावार्थ को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पाठ की रूपरेखा, यानी कि पाठ परिचय पढ़ेंगे है क्या संगतकार में। कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। आप लोग बहुत सारे प्लेबैक जो बैकग्राउंड सिंगर्स होते हैं उनके बारे में, या जो बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनके बारे में, खास तौर से ये जो पाठ कविता हमारे सामने है, इसमें जो बैकग्राउंड सिंगर्स होते हैं उनकी बात करी गई, उनको संगतकार कहा जाता है। उनके बारे में संगतकार न केवल दृश्य माध्यम की प्रस्तुति में साथ देता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण व विकास में संगतकार जैसे अनेक लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर जहाँ हम सिर्फ संगीत सभा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें संगतकार जैसे लोग जो हैं वो अपने आप को पीछे रख कर, मतलब को कोई भी क्रेडिट नहीं लेते, मगर समाज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, समाज में बहुत ही बड़ी चीज का निर्माण भी करते हैं, लेकिन कोई क्रेडिट नहीं लेते। कविता इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि सहयोगी की भूमिका और नायक के पीछे रहना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता होती है। तो जो लोग आगे लोगों को फेमस कर देते हैं मगर खुद पीछे रहते हैं, तो ये उनकी कमजोरी नहीं, उनकी मानवीयता है। कविता की दृश्यात्मकता कवि को ऐसी गति देती है कि मानो हम सब कुछ अपने सामने घटते देख रहे हैं। तो कवि ने इतने बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे लगता है कि जो कविता में चल रहा है वो सब कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है, अर्थात सब कुछ चलता हुआ सा दिखता है। तो यहाँ पर जो है वो चित्रात्मक शैली को वो प्रदर्शित किया गया है। अब आ जाते हैं हमारे कवि यानी कि मंगलेश डबराल जी के बारे में। मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 को उत्तराखंड स्थित टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में हुआ था। तो अब ये सन और उनके जगह स्थान याद रखिएगा। देहरादून से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये दिल्ली आकर हिंदी, पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास से जुड़ गए। तो ये क्या थी, ये सभी पत्रिकाएं थी जिससे वो दिल्ली में जुड़े। तत्पश्चात कला परिषद, भारत भवन, भोपाल से प्रकाशित त्रैमासी पूर्वाग्रह में सहायक संपादक का कार्यभार संभाला उन्होंने। तो ये पत्रिकाएं हैं जिनमें वह सह संपादक के रूप में कार्य किया उन्होंने। फिर है अमृत प्रभात, जनसत्ता और सहारा समय में संपादन कार्य करने के पश्चात इन दिनों ये नेशनल बुक ट्रस्ट में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, कुछ और न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि ये एक अच्छे पत्रकार भी रहे, तो इन्होंने अमृत प्रभात, जनसत्ता और सहारा समय जैसे पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी संभाला और इस समय नेशनल बुक ट्रस्ट में कार्यरत हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम तो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है तथा नए युग में शत्रु, इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। लेखक की रोटी तथा कवि का अकेलापन, गद्य संग्रह और एक बार आयोवा यात्रा वृत्त है। इनकी कविताएं कई विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हुई हैं, यानी कि इन्होंने कई विदेशी भाषाओं लिखी, वो दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट करके रखी गई हैं। स्वयं डबराल भी एक ख्याति प्राप्त अनुवादक रहे, कि वो भी एक ट्रांसलेटर रहे हैं, मतलब जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में उन्होंने कई भाषाओं में अनुवाद किया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, पहल सम्मान, कुमार विमल स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार आदि से विभूषित किया गया है। तो इन्हें इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, ये सभी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम कविता पर। जैसे कि हमारी कविता है कौन सी, संगतकार। पढ़िए इसको।
मुख गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जब कोई संगीत सभा सजी होती है तो एक मुख्य गायक होता है जिसके ऑनर में वो पूरी जो है महफिल सजाई गई है, और उसके पीछे कई जो होते हैं वो उसका साथ देने वाले होते हैं। तो वही उन्होंने बोला, जो मुख्य गायक है उसकी आवाज चट्टान जैसी अर्थात उसकी आवाज में जो है पूरा विश्वास भरा है, इसलिए उसकी भारी भरकम जो है चट्टान जैसी आत्मविश्वास भरी आवाज में वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। उसी की आवाज के साथ पीछे से एक और आवाज आ रही थी जो थी तो बहुत सुंदर, कमजोर अर्थात मुख्य गायक की आवाज से थोड़ा धीमे और कांपती हुई इसलिए थी क्योंकि वो जानकर अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से नीचा रखना चाह रहा था। तो क्या हो रहा था, उसकी आवाज में कंपन था। वह मुख्य गायक का, अब यहाँ पर एजम्पशन लगा रहे हैं हमारे जो कवि हैं, उनका वो एजम्पशन लगा रहे हैं कि वो जो कांपती हुई आवाज है वो किसकी हो सकती है, या तो वो मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है, या उसका शिष्य हो सकता है जो सो सीखने, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का रिश्तेदार, अर्थात उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है जो कहीं दूर से पैदल चलकर आता है। इसका भावार्थ देखिए, प्रस्तुत कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के अलावा समाज और इतिहास में भी अनेक ऐसे प्रसंग हुए हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सभी जानते हैं, जैसे कोई मूवी होती है बहुत फेमस, बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध हो गई, तो हम लोग सिर्फ उसे नायक और नायिका के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कार्यरत लोग होते हैं वो उसको फेमस करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन हम उन्हें जानते तक नहीं। तो ऐसे ही लोगों के बारे में बात हो रही है जो अपने से आगे लोगों को प्रसिद्ध तो कर देते हैं मगर अपनी अहमियत को नहीं दर्शाते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि मुख्य गायक के गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई सी आवाज सुनाई देती है। कवि अनुमान लगाता है कि वह मुख्य गायक के छोटे भाई की आवाज होगी, या उसके शिष्य की, या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर के किसी रिश्तेदार की। दूसरा काव्यांश है, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मुख्य गायक की जो गरज भरी आवाज है उसमें वो अपनी गूंज में, यानी कि वो अपनी आवाज बहुत समय से, ऐसा नहीं है कि पहला एक संगीत समारोह है या पहला ऐसा कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर मुख्य गायक की आवाज में आवाज मिला रहा है, ऐसा बहुत समय पहले से होता आया। सिर्फ गायन के क्षेत्र में नहीं, लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसे बहुत से संगतकार हैं जो हमेशा जो मेन व्यक्ति है उसमें उसके काम में सहयोग देते आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तो क्या होता है, जब जो संगीतकार है वो गायन शुरू करता है तो वो एक के तान के बाद दूसरी तान के बाद तीसरी तान लगाते हुए कहीं बहुत दूर निकल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में घुसता है तो कभी इधर कभी उधर जाते हुए अंदर बहुत जो है गहरे जंगल में कहीं खो जाता है। उसी प्रकार जो मुख्य गायक है वो एक तान के बाद दूसरी सरगम, दूसरी तरगम से लय ताल लगाते लगाते वो कहीं अपने ही लय में भटक जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले लगता है। तो जहां से वो मुखड़ा शुरू हुआ था उस स्थाई को संभाले रखने का काम कौन करता है, संगतकार। क्यों संभाले, ताकि वो वापस आ सके। अर्थात जब हम जंगल में जाते हैं तो हमारा एक मित्र क्या करता है, वो उसी शुरुआत पर खड़ा रहता है ताकि हम वापस उसी जगह पर आ सके।
वो हमारी हेल्प के लिए होता है। उसी तरीके से जब संगीतकार बहुत ही गहरी तानों में खो चुका होता है, उलझ चुका होता है, तो उस स्थाई तक वापस आने में, यानी कि जहां से उसने गाना शुरू किया था उस सुर में उसे वापस लाने के लिए संगतकार उस सुर को संभाले रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, तो वो वैसा काम कर रहा है जैसे कोई व्यक्ति आगे जा रहा हो और उसका सामान छूट जाता है, तो उसी तरीके से मुख्य गायक के सामान को समेटता हुआ सा वो प्रतीत होता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, तो वो संगतकार उसे याद दिलाता है मुख्य गायक के नौसिखिए होने का समय, कि जब तुम सीख रहे थे तो तुम इसी तरीके की गलतियां करते थे, इसी तरीके से तुम किसी के स्थाई को संभाले रखते थे, जैसे मैं आज तुम्हारी स्थाई को संभाल के रखा हूं। तो वो जब सीखने का काम कर रहा था, शुरू कर रहा था गायन का काम, उसे आज भी वो पकड़े हुए है। अब भावार्थ को देखते हैं। संगतकार मुख्य गायक की आवाज में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आया है। वो मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है, उसके गायन की रिक्तता को भरता है, अर्थात वो किसी लय या सुर में कहीं बिगड़ जाता है, कोई चीज भूल जाता है, तो जो संगतकार है वो उसको संभाले रखता है। जब मुख्य गायक स्थाई या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में बंदिश अर्थात गीत का अगला चरण पकड़ता है, तो कठिन तानों की सफलतापूर्वक प्रस्तुति करता है या अपने ही सरगम को लांग के एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगतकार ही गाने की स्थाई को पकड़े रहता है। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहां मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती। उस स्थिति में संगतकार मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता है, अर्थात ब्रिज का कार्य करता है। हुआ कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। अब आखिरी काव्यांश पे आ जाते हैं। यहाँ क्या पूछा गया देखिए। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तार सप्तक। तार सप्तक क्या होता है, सरगम को सबसे उच्च स्वर में जब गाया जाता है तो उसे तार सप्तक कहते हैं। ठीक है, बहुत उच्च स्वर में जब गाया जाता है, तो जब ऊंचे सुर में गाया जाता है तो जितना ऊंचा अगर खींचा जाएगा तो क्या होगा, गला बैठने लगता है। तो वही बोला, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, अर्थात मुख्य गायक जब तार सप्तक में ऊंचे सरगम को गाता है तब उसका गला बैठने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, अर्थात जब इतना गाते हैं तो क्या होता है, वो थकने लगता है। तो ये लाइन उन्हें क्या बता रहा है कि जब तार सप्तक ऊंचे स्वर में वो गाता है तब उसकी आवाज बैठने लगती है और वह सुस्त होने लगता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, अर्थात उसकी आवाज में भी जो शुद्धता होती है, जो तेजी होती है, जो उत्साह होता है, वो भी थोड़ा मध्यम होता हुआ सा दिखाई देता है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है। उस समय जब मुख्य गायक थक चुका होता है तब ये संगतकार अपनी आवाज से उसे सहारा देता है। कहीं से चला आता है संगतकार का, यानी कि उस गिरती हुई आवाज को सहारा देने के लिए संगतकार का स्वर जो है उसे पीछे से सहारा देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं। इतनी बड़ी महफिल सजी हुई है और वो अकेला गा रहा है, तो वो अकेलापन महसूस ना करे, तो संगतकार सिर्फ ऐसे ही उसका साथ दे देता है। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका है। कभी कभी क्या होता है, जो राग हम गा चुके हैं तो संगतकार को ये उसको मुख्य गायक को लगता है कि अरे ये तो हम गा चुके हैं, हम नहीं गा सकते, लेकिन जब ये पीछे से सपोर्ट करता है तो ये चीज को उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं है कि जो तुम गा चुके हो वो दोबारा गाया नहीं जा सकता। अर्थात अगर तुम उसे रिपीट करते हो
तो भी वो बहुत ही शुद्ध है और सच्चा है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, किसकी? संगतकार की आवाज में एक हिचक, क्योंकि हमने बताया था ना स्टार्टिंग में, एक कंपन है, जो कंपन और हिचक सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, ये उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए। तो जो हम ये कहते हैं ना कि वो बहुत धीमे कांपती हुई आवाज है, अर्थात वो गा नहीं सकता इसलिए वो इस तरीके से गा रहा है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए अपनी आवाज को दबा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज के ऊपर चली जाए। तो ये उसकी कमजोरी नहीं, उसकी मनुष्यता है, क्योंकि ये महफिल सजी है मुख्य गायक के लिए, इसलिए वो अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करता, और यही उसकी मनुष्यता है। अब इसके भावार्थ को देखिए। जब मुख्य गायक का गला तार सप्तक आदि ऊंचे स्वरों में गाते समय बैठने लगता है, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है या उसका उत्साह कम होने लगता है, आवाज बुझने लगती है, तभी मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ सा कहीं से संगतकार का स्वर सुनाई देने लगता है। कभी कभी मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, संगतकार अपने स्वर से उसका साथ देता है। इस प्रकार वह मुख्य गायक के उत्साह को बढ़ाता है। यह सब करते समय उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट सुनाई देती है, अर्थात जो जान के अपनी आवाज को धीमा कर रहा है इसलिए उसकी आवाज में क्या है? हिचकिचाहट है। यह संगतकार की अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना उठाने की कोशिश है। उसे उसकी विफलता नहीं मानी जानी चाहिए, यह तो उसकी मानवीयता है। किसी भी क्षेत्र में नायक का साथ देने वाले ऐसे व्यक्तियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। तो जो लोग जान के अपने आप को पीछे रखकर मुख्य लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये उनकी विफलता नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस तरीके से जीवन में आने वाले हर पद पे ऐसे सहयोगियों की इज्जत करने और उनके सहयोग को सराहने की हमें ताकत देती है ये कविता। तो बहुत कुछ हमने सीखा इस कविता से, और इसको हमेशा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। तो इतने प्यारे से थॉट के साथ ये पूरा वीडियो मैं खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।